हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेक्सी तब एक आर्टिकल पब्लिश होती है कि वही का जीसू के साथ चक्कर चल रहा है और ये दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वही को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर वो सारे रिपोर्टर जीसू के ऑफिस पहुंच जाते हैं और जीसू के बॉस से ढेर सारे सवाल पूछते हैं। तो वहां पर जीसू नहीं होता तो बॉस और टोनी ही सारे मीडिया वाले को संभालते हैं और कहते हैं ये सारी अफवाहें गलत है, जीसू की शादी हो चुकी है और जीसू जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की वही नहीं कोई और है और कल ही उन दोनों ने शादी की है और हम दोनों उस शादी के गवाह हैं। तो वो रिपोर्टर ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिलता वही और जीसू के रिश्ते के खिलाफ है। आगे साव अपने आप को डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल बिल पे करने जाती है तो उसके पास पैसे नहीं होते तो वो अपने कार्ड से पैसे निकालने के लिए जाती है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसके कार्ड में तो कोई पैसे ही नहीं है, उसके सारे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं। तो साव को ये सब देखकर तो बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है। तो साव अपनी दोस्त मैंग को कॉल करके हॉस्पिटल बुलवाती है और उससे बिल पे करवाती है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसका घर अब उसका घर नहीं रहा, बल्कि उसने अपने घर से सारे सामान को पहले ही निकाल लिया है। तो मैंग कहती है ये तुमने क्या किया, कल रात तुमने ऐसा क्या कर लिया जो तुमने अपना घर भी खाली कर दिया। कि तभी वहाँ पर मकान मालिक आता है और साव को कल की बात बताता है। जब उसने जीसू से शादी कर ली थी तो उसने अपने सारे सामान को एक ट्रक में भरकर जीसू के घर लेकर गई थी। तो साव जैसे ये सब सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो मैंग कहती है तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो साव कहती है मुझे नहीं पता मैंने कब शादी की, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैंग कहती है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, उससे पता चल जाएगा कि तुमने शादी की है कि नहीं। तो साव अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालती है तो उसमें उसे पता चलता है कि उसने सच में किसी से शादी कर ली है। तो बेचारी मैंग ये सब सुनकर तो और पगला जाती है और वो अपने घर चली जाती है। आगे साव जीसू से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे ये बात हजम नहीं हो रही होती है कि उसकी अब शादी हो गई है और वो किसी की वाइफ है। इधर जीसू घर में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो लड़की उससे मिलने के लिए घर जरूर आएगी। तो जीसू बाहर जा रहा होता है उस लड़की का इंतजार करने के लिए कि तभी वहाँ पर साव की एंट्री होती है और साव जीसू के प्राइवेट पार्ट में इस तरह मारती है कि बेचारा पूरी छटपटा जाता है और बेचारे के मुंह से बोली भी नहीं निकलती। आगे साव जीसू पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसके 60,000 रुपए निकाल लिए हैं। तो जीसू कहता है मैं क्या तुम्हें भिखारी दिखता हूँ कि जो मैं तुम्हारे 60,000 रुपए चोरी करूंगा, मैं इससे ज्यादा कमाता हूँ और मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मेरा ये 60,000 से क्या होगा और मैं तुम्हारे 60,000 क्यों चुराऊंगा, वैसे मेरी रिंग वापस करो। तो साव कहती है तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं देते मैं तुम्हें ये रिंग वापस नहीं करूंगी। तो जीसू साव से वो रिंग छीनने लगता है और दोनों में इसी रिंग को लेकर घमासान लड़ाई होने लगती है और इसी चक्कर में वो दोनों जाकर सोफे पर गिर जाते हैं और जीसू साव के प्राइवेट जगह पर हाथ रख देता है। तो साव इस बात पर चिल्लाने लगती है और दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह काटने को दौड़ने लगते हैं। आगे वो दोनों एक निष्कर्ष पर निकलते हैं, हम दोनों ने ये शादी अनजाने में की है तो क्यों ना हम लोग इस शादी को डाइवोर्स देकर खत्म कर देते हैं। तो साव कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 60,000 रुपए वापस करने होंगे क्योंकि मेरे पास अब भूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम्हारी वजह से ही मेरा घर भी चला गया, इसलिए तुम्हें इन सब की भरपाई करनी होगी। आगे जीसू अपने पावर के दम पर साव के 60,000 का पता लगाता है कि आखिरकार साव के 60,000 रुपए किसने निकाले। तो वो बैंक जाता है तो वहाँ पर जाकर साव को पता चलता है कि उसके पैसे उसने खुद निकाले, ना कि किसी और ने चोरी किए थे। उन दोनों के शादी होने के बाद साव बैंक गई थी और वहाँ से उसने अपने 60,000 रुपए निकाले थे। तो बेचारी साव ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होता। तो जीसू इस बात पर साव का खूब मजाक उड़ाता है। तो साव कहती है मैंने तुम्हारे साथ मिलकर 60,000 रुपए निकाले थे तो उसके बाद मेरे पैसे कहाँ गए, कहीं तुमने तो नहीं लिए। तो जीसू कहता है क्या तुम सच में दिमाग से पैदल हो क्या, मैं तुम्हारे पैसे लेकर क्या करूंगा, मैंने तुम्हें बताया ना मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। वैसे भी तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पैसे गंवाए हैं, इसलिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ कि मेरी वजह से तुम्हारे पैसे चले गए। तो बेचारी साव पूरी तरह टेंशन में आ जाती है क्योंकि ना तो उसके पास पैसे होते हैं और ना ही घर जाने के लिए कोई घर। तो बेचारी पूरी तरह सोच में पड़ जाती है कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि जिस बंदे पर उसने जान से भी ज्यादा भरोसा किया था उस बंदे उसे ही तोड़ दिया। और साव ये कहकर रोने लगती है और कहती है आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या मांगा था, मैंने बस एक परिवार मांगा था जहाँ पर मैं अपने प्यार के साथ रह सकूं
सकूं, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। तो जीसू कहता है जब तक तुम गिव अप करना नहीं चाहती, तुमसे तुम्हारा प्यार कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आ सकता है तो जी तोड़ मेहनत करो उसे वापस पाने की। तो साओ को ये सब सुनकर हिम्मत मिलती है और कहती है ठीक है, फिर चलो हम दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं, उसके बाद अपने अपने प्यार के पास चले जाएंगे। आगे वो दोनों डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो लॉयर होता है वो पहले से ही उन दोनों को जानता है और वो लॉयर उन दोनों को शादी की बधाइयाँ देते देते थकता नहीं। तो बेचारे पूरी तरह परेशान हो जाते हैं उसकी बकबक सुनकर। तो जीसू कहता है हम यहाँ पर कोई बधाइयाँ लेने नहीं आए हैं बल्कि डाइवोर्स लेने आए हैं। तो बेचारा वो लॉयर ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे उन दोनों की डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू हो जाती है कि तभी जीसू को वही का कॉल आता है। तो वही जीसू से पूछती है क्या सच में तुमने शादी कर ली है। तो जीसू कहता है ये सब अचानक हो गया है, इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है। तो वही कहती है मैं इस तरह तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। और हाँ ध्यान से आना, मीडिया वाले बाहर ही हैं। तो जीसू अपना डाइवोर्स का काम छोड़कर वही से मिलने के लिए चला जाता है। तो साओ जीसू के पीछे जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों को डाइवोर्स लेना है ना, चलो अंदर चलते हैं। पर जीसू अंदर नहीं जाता तो साओ को मजबूरन जीसू के कार में बैठना पड़ता है और यहाँ पर दोनों में तू में हो जाती है। आगे जीसू साओ को होटल लेकर जाता है और जीसू साओ को कहता है तुम यहीं पर रुको, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा कर वापस आता हूँ। और जीसू साओ को गाड़ी में छोड़कर वही से मिलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर ढेर सारे मीडिया वाले होते हैं जो वही का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और वो हंगामा कर रहे होते हैं। तो जिनसू उन लोगों से बचकर वही के पास जाता है। तो वही जिनसू को अपने पास बुलाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपना करियर भी छोड़ सकती हूँ, मैं इन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। और वही जिनसू को अपने बातों में इस तरह मैनिपुलेट करती है। बेचारे जिनसू को खुद बुरा लगने लगता है कि वो वही के साथ गलत कर रहा है और वो उसे उसकी कामयाबी से दूर कर रहा है। तो जिनसू कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा करियर तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, मैं तुमसे तुम्हारा मौका नहीं छीन सकता। तो वही कहती है बस 3 महीने की बात है, इस 3 महीने में ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो जिनसू कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो वही। तो वही कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम 3 महीने के लिए इस शादी को निभाओ, अभी सारी रिपोर्टर्स की नजर हम दोनों पर है, अगर तुमने अभी डाइवोर्स ले लिया तो इस बात का बहुत बड़ा इशू हो जाएगा और सारे लोग मुझ पर ही ब्लेम ठोकेंगे और हम दोनों की रिश्ते की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज तुम 3 महीने के लिए इस शादी को चला दो। तो जिनसू ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम जानती हो तुम मुझसे क्या मांग रही हो। तो वही कहती है बस 3 महीने की बात है जिनसू, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। तो जिनसू भी वही के बात में आ जाता है और कहता है क्या वो लड़की मानेगी, वैसे जिससे मेरी शादी हुई वो वही लड़की है जिसने हमारी होटल में हेल्प की थी। तो वही कहती है वो लड़की बहुत ही अच्छी है, उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, तुम उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करो, शायद वो मान जाए। इधर वही भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे वही सारी रिपोर्टर्स को ये स्टेटमेंट देती है कि वो और जिनसू एक अच्छे दोस्त हैं और जिनसू होटल में उससे इसलिए मिलने आया था ताकि वो अपनी वाइफ को अच्छे से प्रपोज कर सके और उससे शादी कर सके। तो सारे रिपोर्टर ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों के हाथ वही के खिलाफ कोई भी मसालेदार न्यूज नहीं लगती। लेकिन उस रिपोर्टर को वही की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि वही कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है कि तभी उस रिपोर्टर की नजर साओ पर पड़ती है। तो वो रिपोर्टर साओ का पीछा करता है। आगे जिनसू पूरी हिम्मत जुटाकर साओ के पास जाता है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही साओ कहती है मुझे पता है तुम किस बारे में बात करने वाले हो, मैं उससे पहले ही मना कर देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाली, इसलिए चलो हम दोनों को डाइवोर्स लेना है। तो जिनसू कहता है सिर्फ 3 महीने की बात है, प्लीज मेरा साथ दे दो। पर साओ नहीं मानती। तो जिनसू कहता है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा और पूरी जिंदगी अपनी वाइफ बनाकर रखूंगा, तब देखता हूँ तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास कैसे जाती हो। और इसी बात को लेकर दोनों में तू में हो जाती है और जिनसू साओ को अपने घर लेकर जाता है। इधर रिपोर्टर भी उन दोनों पर नजर रखे हुए होता है ताकि उसे कोई न्यूज मिल जाए उन लोगों के खिलाफ से। आगे जिनसू साओ को कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ 3 महीने रहो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, ना ही तुम्हारे पास घर है रहने को और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, इसलिए फिर से सोच लो, तुम्हें इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। तो साओ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है।
आगे साओ जिनसू के घर जाती है अपना सारा सामान लेने के लिए। तो जिनसू साओ को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर साओ नहीं मानती। तो जिनसू कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं आने दूंगा और ना ही तुम्हें अपना एक सामान भी ले जाने दूंगा। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या मेरे साथ 3 महीने रहो या पूरी लाइफ मेरी बीवी बनकर रहो। तो साओ ये सुनकर रोने लगती है और कहती है तुम लोग बहुत ही मतलबी हो, तुम दोनों को सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, मेरा नहीं। अगर मैं 3 महीने तुम्हारे साथ रही तो क्या हुआ, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और तुम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहोगे। लेकिन मेरा क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह पाऊंगी? तुम लोगों को सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, मेरा नहीं। तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा कि मैं कितने दर्द में हूँ, सिर्फ तुम्हें अपना दर्द दिख रहा है, मेरा नहीं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा ऑफर नहीं एक्सेप्ट करूंगी। और साओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जिनसू को बहुत ही बुरा लगता है साओ के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ना कि साओ के बारे में। कि तभी जिनसू का वही का कॉल आता है। तो वही जिनसू से पूछती है क्या वो लड़की मान गई? तो जिनसू कहता है तुम बहुत ही दुष्ट हो, तुम चाहती हो कि मैं एक लड़की के साथ 3 महीने एक ही घर शेयर करूं। क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि मुझ पर क्या बीत रही है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तो वही फिर से जिनसू को मैनिपुलेट करने लगती है और कहती है ये सब मैं हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। आगे साओ मैंग के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। तो मैंग ये सब सुनकर तो सदमे में ही आ जाती है और कहती है रेन तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे, वो तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है? तो साओ कहती है मुझे रेन पर पूरा भरोसा है, उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी मुझसे ब्रेकअप करने की। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मैंग कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम जा पाओगी। वैसे जिनसू का ऑफर उतना भी बुरा नहीं है। वैसे तुम्हें उसके बारे में पता है, वो बहुत ही हैंडसम है और रिच भी है। अगर तुम उसका ऑफर मान भी लेती हो तो तुम्हें फायदे में रहोगी। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अगर तुम उसके साथ 3 महीने रह लेती हो तो तुम्हें 1 मिलियन मिल जाएगा। इससे तुम अपने सपने को भी पूरा कर सकती हो। तुम्हारा सपना है ना एक रेस्टोरेंट खोलने का, तो तुम इस पैसे से एक रेस्टोरेंट भी खोल सकती हो। तो साओ कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं रेन से बहुत प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे से डाइवोर्स लेकर रहूंगी और रेन के पास वापस जाकर रहूंगी। आगे साओ रेन को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात चीफ से होती है। तो साओ चीफ को पूरी बात बताती है। तो चीफ कहते हैं मुझे नहीं लगता कि रेन तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी शिफ्ट चेंज कर सकता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा कैसे दे सकता है? रेन हमेशा मुझसे तुम्हारी ही बात किया करता था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि रेन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है कि रेन की ये सब करने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी, हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि रेन ऐसा लड़का नहीं है जो किसी लड़की का इस तरह दिल तोड़ दे। तो साओ कहती है आप सही कह रहे हो, मैं रेन को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वो बिना कारण के मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। वैसे रेन कहाँ पर है? तो चीफ कहता है वो वागास गया है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, बस तुम अपना पासपोर्ट लेकर चली आना, ठीक है? और चीफ ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो साओ ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी उसकी खुशी पर ग्रहण लग जाता है जब उसे याद आता है कि उसका पासपोर्ट तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसका सारा सामान तो जिनसू के घर पर है। तो साओ मैंग को इस बारे में बताती है। तो मैंग कहती है बिना पासपोर्ट के तुम वागास नहीं जा सकती, हमें कुछ ना कुछ प्लान जरूर करना पड़ेगा तुम्हारे पासपोर्ट को वापस लाने के लिए। आगे वो लोग जिनसू के घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और मैंग और साओ चोरी छुपे जिनसू के घर जाते हैं अपना पासपोर्ट ढूंढने के लिए। तो साओ जिनसू के घर में जाकर अपना पासपोर्ट ढूंढती है, पर मैंग वहाँ के खाने को देखकर पूरी तरह लट्टू हो जाती है और सारे खाने को गपागप खाने लगती है। तो साओ कहती है हम यहाँ पर पासपोर्ट ढूंढने आए हैं, ना कि खाना खाने के लिए। तो मैंग अपने बच्चे का बहाना बनाने लगती है कि उसे भूख नहीं लगी है, बल्कि उसके बच्चे को भूख लगी है, इसलिए वो खाना देख रही थी। आगे जिनसू को अपना बैग मिल जाता है और वो अपना सामान लेकर जिनसू के घर से बाहर आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को चोर समझकर पकड़ लेती है। आगे पुलिस जिनसू को कॉल करती है, तो जिनसू दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन आता है। तो पुलिस जिनसू को कहता है ये दोनों लेडी तुम्हारे घर में चोरी छुपे चोरी कर रही थी। तो साओ कहती है मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं अपना सामान वापस लेने गई थी। तो जिनसू कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, साओ मेरी वाइफ है और साओ अपने ही घर में चोरी क्यों करेगी? तो साओ कहती है कौन सी वाइफ, किसकी वाइफ? मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, इसलिए ये रट्टा लगाना बंद करो। और यहाँ पर भी ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों सच में हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि पति पत्नी में ही इतनी लड़ाई होती है। तो पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है।